देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग इसमें यौगिक हो जाएगा, उसके अलावा रूढ़ हो जाएगा, रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन सारे टॉपिक को यहाँ पे मिक्स करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमने आपको ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, जिसमें आपने देखा था हिंदी वर्णमाला में टोटल जो वर्ण होते हैं कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 4 जो होता है संयुक्त अक्षर होता है, 4 उष्ण व्यंजन होता है। ठीक है, उसका 2 जो होता है अयोगवा होता है। समझे बात को। तो चलिए इसका आंसर पहले कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। टोटल कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण, तो 52 होते हैं, आपको पता है। जिसमें से 4 क्या होता है, जिसमें 11 आपका स्वर होता है, 25 आपका व्यंजन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके 4 जो होते हैं वह संयुक्त अक्षर होते हैं, छत्र, ज्ञ, स्र, फिर 4 आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं, और 2 होते हैं आपके अयोगवाह, जिसको अंग और अह को बोलते हैं। अंग और अह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो बताना है 2 है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, उसके अलावा पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है कि 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। ठीक है, अगर पूछिए आपसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। अगर व्यंजनों की संख्या पूछिए तो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके लिए फिर से स्क्रीन पे है। दही कौन सा शब्द है। देखिए मोती, घी, जी, पानी, दही, हमेशा क्या होता है, हमेशा का हमेशा पुल्लिंग होता है। मोती, घी, जी, पानी, दही। जी मचलता है, मोती चमकता है, दही खट्टा है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझते हैं ना। अरे मेल फीमेल समझते हैं कि नहीं आप लोग, समझते हैं। चलिए, तो दही कौन सा शब्द है, तो दही भाई पुल्लिंग शब्द है। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा एग्जाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, आप कर नहीं पाओगे, आसानी के साथ कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कलम कौन सा शब्द है। चलिए हम जानना चाहेंगे आप लोग कि कलम बताइए, कलम कौन सा है शब्द, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी में आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, और जिनका आंसर गलत होगा केवल मैं उन्हीं का नाम लूंगा। समझे बात को, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वाह वाह। चलिए संजीव कुमार, आपके ध्यान को दाद देनी पड़ेगी, आप कह रहे कि सर अपवाद है। बिल्कुल अमन भानु कह रहे हैं कि सब पुलिंग है। वाह क्या बात है, कलम पुलिंग है, क्या बात है, क्या बात है। वो मज़ा आ गया आप लोग का जवाब सुन के। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, कलम जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, कलम हम लोग क्या बोलते हैं, कलम नई है, कलम पुरानी है, कलम टूट गई। कहाँ दिमाग रहता है आप लोग का, दिमाग ही कहीं और अलग है ना। समझे बात को। तो यहाँ पे कलम पूछ रहा है, आप बताइए क्या है। आप लोग कहते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको समझ नहीं आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन, तो पुस्तक के बारे में बता, पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए इससे एक बार आप लोग का टेस्ट कर लेते हैं कि पुस्तक कौन सी यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुस्तक क्या है, आप लोग तो खैर कलम को बता ही दिए। अब आते हैं पुस्तक के ऊपर। चलिए ठीक है, तो हाँ इसका आंसर आप लोग का आ रहा है सही कि चलिए ए स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो ऐसा ही नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है, कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। आप बताइए, अभी हम क्वेश्चन का आंसर बताए ना, अभी इस क्वेश्चन के पहले हम आपको बताए हैं कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है। 2 बताए हैं, कौन कौन बताए हैं वो भी बताना है। समझो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 100% ध्यान रखो। अंग और अह, अंग और अह 2 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन, अंग और अह जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो टोटल अगर पूछिए आपके हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे, क्वेश्चन कंसेप्ट समझना ध्यान से। पूछिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो 13 लगाना। पूछिए हिंदी वर्णमाला में सिर्फ वर्णों की संख्या, तो 11 होती है। देखो 2 जो है अगर कुल में आए, 2 जो आपका अंग और आह जो अयोगवाह होता है, वो भी आपका किस में आ जाएगा, स्वर व्यंजन, ये आपका किस में आ जाएगा, स्वर में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अपवाद होता है अंग और आह, लेकिन अगर कुल संख्या पूछे तो कितना लगाना है, 13। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है। नेक्स्ट, पूरब दिशा में संज्ञा है। अब भाई पूरब दिशा है, इसमें कौन सी संज्ञा है बताइए। आज तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं सारे के सारे रिवीजन आपका हो जाएगा फटाफट। तो पूरब दिशा में संज्ञा कौन सा है, हम लोग बोलते पूरब दिशा। अब पूर्वा वाला गाना मत गाइएगा। चलो इस क्या स्त्रीलिंग को पहचानने का क्या ट्रिक हो सकता है। अच्छा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का क्या तरीका हो सकता है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। चलिए पूरब दिशा कहाँ पे है, बंगाल की ओर ना। चलो पूरब दिशा संज्ञा में कौन सा है, देखिए पूरब दिशा में कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा भी हम अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं, उसकी क्लासेस भी हम आपको दे चुके हैं। चलिए बताइए कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, मूलतः कितने भेद हैं ये भी बताएं। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर अभी भी दे पाते हैं। संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, 5। क्या बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया हुआ मेरा सफल हुआ कि आप लोग ईमानदारी से भी आंसर नहीं दे पा रहे।
एक चीज ध्यान रखो, संज्ञा की अगर मूलता की बात आ जाए तो 3 होता है, संज्ञा के कुल जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं और मूलता में आता है आपका 3 ही आता है, ठीक है, 3 ही होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा तब ना, पढ़िएगा तब ना। अगला है कि तोता डाली पर बैठा है, इसमें कौन सी कारक है। अब भाई कहिए कि सर इसमें हम क्या करें, तोता का काम ही है डाली पे बैठना, वो अपना डाली पे बैठा है तो हम लोग इसका जवाब क्यों दें। ऐसा कभी मत कीजिएगा। कह रहा है कि तोता क्या है, तोता जो है डाली पे बैठा है, इसमें कौन सी कारक है। अब इसके जो है ना, जैसे कि जो इसकी विभक्ति चिन्ह होती है आप उसको याद ही कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब याद कौन करेगा, हम थोड़े ना करेंगे। तो कौन सा है, अधिकरण है। तो क्या है, तोता डाली पर बैठा है, ठीक है, अधिकरण पर। नेक्स्ट, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम उदाहरण है। अब ये मत कहिएगा कि सर आप ईमानदारी पूर्वक आप लोग कहिए सर्वनाम पढ़ाए हैं कि नहीं। अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय में क्या होगा, देखो इसमें जो अगर निश्चय की बात है फिक्स, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब भाई देखो कहेंगे, अच्छा देखो कौन कहेंगे तो कौन में तो बहुत सारे कौन आ जाएगा, कोई भी आ सकता है। आप कहेंगे तो आप में भी बहुत सारे को आप बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यह अगर नेक्स्ट, अपनाना जो है किस प्रकार की क्रिया है। अब क्रिया के बारे में आप बताइए कि अपनाना कौन सी क्रिया है। हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, खैर आप इसको देख लीजिए, अगर इसका जवाब आप दे पाते हैं तो बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हम आपको नहीं पढ़ाए। जो हम आपको टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं हम उसको एक्सेप्ट जरूर करेंगे कि हाँ हम इसको नहीं पढ़ाएं, ठीक है। तो क्या रहा है कि अपनाना जो है किस प्रकार की क्रिया है, तो यह हो जाएगा नाम धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभ्युदय में कौन सी संधि है। देखो अभ्युदय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अभिधन उदय, अभिधन दय, अभिधन दय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी मात्रा का भी गलती हो सकता है इसमें। ये तो पता ही है कि अभिधन उदय होगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है अभिधन उदय में। चलो लेकिन इसमें क्या होगा, आपका सिंपल वाला होगा अभिधन उदय, अभि जोड़ उदय यानी क्या होता है, अभ्युदय होता है, ठीक है। चलो अब की बार आप लोग पास करके। अगला कि जगदीश में कौन सी संधि है। जैसे जगत धन ईश होता है, क्या होता है, जगत धन ईश, क्या होता है, जगदीश होता है। जगदीश में कौन सी संधि है बताइए, जगत धन ईश, जगत धन 30, इसमें हो जाएगा आपका 25 वाला आ जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो जगदीश में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। अगर आपने ऑप्शन बी दिया है आंसर तो आपका बिल्कुल सही है। तो फटाफट अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, निर्विवाद का संधि विच्छेद कर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, निर्विवाद का सही संधि विच्छेद बताइए। निर्विवाद का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, निधन विवाद, नि प्लस विवाद, या नि प्लस वाद, या फिर निर प्लस वाद, क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर सही कीजिए आप लोग। तो क्या है, निर्विवाद का क्या हो जाएगा, निर्धन विवाद, क्या हो जाएगा, निर्धन विवाद हो जाएगा, निह नहीं होगा, निर्धन विवाद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। मजा आ रहा है ना, अच्छा आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन करके। आप पढ़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लेंगे ना। देखो जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पे निराश मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। अरे ये जिंदगी एक संघर्ष से चलती ही रहेगी, यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, ठीक है। जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी ना। तो अब आगे तो आप खुद ही समझदार हैं, ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो किस समास में पहला पद प्रधान होता है भाई, तो चलिए इसमें देखते हैं वह कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। इसको आप ध्यान रखना, इसको याद ही कर लेना। मैं कह रहा हूँ कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है ये बताइए, तो इसको याद कर लो आप। वह कौन सा है, तो वह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, इसको ध्यान में रख लो आप, माइंड में एकदम बैठा लो क्वेश्चन को कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुख में कौन सा समास है, सुख दुख में कौन सा समास है। द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है। समास के कितने प्रकार होते हैं ना, पता है ना आप लोगों को। तो सुख दुख में कौन सा समास है, सुख दुख में कौन सा समास है। तो समय ना लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए और आप लोग पास कर जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी पे जब पहुंच गए हैं कि सर द्वंद्व समास लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग टॉपिक को अच्छे से पढ़े हैं। नेक्स्ट
त्रिनेत्र में कौन सा समास है? चलिए आइए देखते हैं त्रिनेत्र पे, महाकाल के त्रिनेत्र पे हम लोग चलते हैं। तो त्रिनेत्र में कौन सा समास है भाई? क्या है? द्विगु है, कमधार्य या फिर बहुव्रीहि? तो त्रिनेत्र में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और लगता है कि इस क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे थोड़ा। चलिए कुछ लोग तो पास हो गए बहुव्रीहि बता के। तो त्रिनेत्र में कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि रुपया पैसा में कौन सा समास है, बताइए। रुपया पैसा, चलिए रुपया पैसा में कौन सा समास है? हो गया होगा, कहीं हमसे आंसर ही बोला गया होगा। बताइए रुपया पैसा में कौन सा समास है, बता दीजिए फटाफट बताइए। बताइए रुपया पैसा में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वंद्व समास। चलिए अब आप लोग पास हो गए इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मरणासन में कौन सा समास है? संधि समास, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हिंदी व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी टॉपिक को देख जाना है। मरणासन में कौन सा समास है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्पुरुष समास। मरणासन में क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 13 में, क्या दिक्कत है? त्रिनेत्र में कौन से समास है? तो ये तो आपका बहुव्रीहि है, ठीक तो है। इसमें अगर ज़्यादा कोई डाउट होगा तो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बहुव्रीहि है। अगर ज़्यादा डाउट क्लियर करना होगा तो आप एक बार समास को पढ़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपके लिए है, या तो हो गया मरणाश्य, हो गया तत्पुरुष है। नेक्स्ट है कि गंगा जल में कौन सा समास है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। आप लोग जो नहीं पढ़े हैं समास को एक बार पढ़ लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गंगा जल में कौन सा समास है भाई, बता दीजिए। कहा जाता है कि हर मुश्किल का हल होता है आज नहीं तो कल होता है। अपने आंखों से आंसू मत निकलने देना, क्योंकि आंसू तो गंगा जल होता है। ठीक है, बहुत लोग जो है रो भी रहे हैं। रोने का कारण यह है कि एग्जाम मेरा कैसे निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन भी आता है कि सर कुछ हेल्प कीजिए, बहुत डर लग रहा है। अरे डरना क्या है, डर के आगे ही तो जीत है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो गंगा जल में कौन सा समास है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास गंगा जल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई कि दुर्भिक्ष में समास बताइए। देखो आप समास को पढ़ ही जाना और संधि को तो एक बार पढ़ लो, नहीं पढ़े हो तो। हमारी कोशिश रहेगी, हम जो सोच रहे हैं अगर कहीं वैसा सफल रहा है तो कल दिन में 5 से 6 घंटे की क्लासेस हो सकता है। कल दिन में 5 से 6 घंटे की क्लास हो सकता है, हम अगर सोच रहे हैं वैसे, नेटवर्क अगर बाधा ना बने। और कल हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साइड से, दिक्कत तो बहुत चीज़ हुई है, एक साइड से हम हिंदी को स्टार्ट करें और शुरू से लेकर संज्ञा से लेकर लास्ट तक संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय थोड़ा थोड़ा बताते बताते सबको क्लियर कर दें। एक बार रिवीजन फटाफट हम 5 से 6 घंटे में क्लियर कर दें, अगर नेटवर्क बाधा ना बने तो। कोशिश तो करें, कल 3 है, कल 3 हो जाएगा और तो कल तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच रहे हैं, देखिए 4 से 5 अगर क्लासेस चलेगी तो हिंदी को तो हम लोग कवर कर लेंगे। हमारी कोशिश है वही, उसी पे काम हम कर रहे हैं। इसलिए क्लास आपकी नहीं लिए हैं, हमारी कोशिश उसी पे चल रही है। चलिए तो क्वेश्चन है दुर्भिक्ष में क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखो उसमें क्या है, नेटवर्क थोड़ा सा बाधा बनती है। हमारी कोशिश है, लेकिन कल जो भी हो, कल जरूर तैयार रहिएगा। कल सारे काज को हम अपना बंद कर रहे हैं। हमें कहीं जाना भी हो, हम आज से ही सब कुछ बंद कर रहे हैं। हम कहीं नहीं जाना। 2 दे देंगे, एक हमारा कोशिश रहेगा रीजनिंग और दूसरा हिंदी, 2 पे हम। ठीक है भाई, चलिए हम कल आपका क्लियर कर देंगे। देखिए जो भी होता है। अगला है कि आजन, भरसक तथा घर घड़ी में कौन सा समास है? हर घड़ी, हर घड़ी बदल रही है। तो देखेंगे संधि समास को हम संक्षेप में ही बताएंगे, पूरा डिटेल्स तो नहीं बता पाएंगे। और एक चीज़ रखेंगे हम, क्या करेंगे उसमें पता है ना, बीच बीच में गैप। जैसे हम संज्ञा पढ़ा दिए, जो आधे घंटे पे हम 2, 4, 5 मिनट का गैप रखेंगे, यानी कि 5 मिनट हम रेस्ट लेंगे वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कंटिन्यू क्लासेस होगी तो 1-1 घंटे पे हम लोग 5 मिनट का वहाँ पे विश्राम करेंगे। लाइव ही रहेंगे, उसी में बातचीत करेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को हम लोग कर पाए। पिछली बार तो 6 घंटे की रिकॉर्ड थी, अब की बार देखिए कहाँ तक चलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिंगल, रजनीशर, क्या है, न्याम्बू या फिर सब? देखिए टाइमिंग कितने बजे सही होगी? दोपहर 12 बजे से ही स्टार्ट करेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं हमारे पास।
क्योंकि सुबह में कहेंगे तो आप लोग उठिएगा नहीं, दोपहर 12 बजे ही रखेंगे। आंसू का पर्यायवाची बताइए, फटाफट बताइए। तो कल तैयार रहिए एकदम 5 से 6 घंटे की क्लास के लिए, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नींबू। ठीक है, आंसू का पर्यायवाची क्या होता है? बहुत ही टॉप है ना। चलिए नेक्स्ट, ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होता है? नहीं, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है तानू ठाकुर। नहीं, 2 बजे से नहीं रखेंगे, हमको क्लियर भी ना करना है। अगर 12 बजे से रखेंगे तो 5 बजे तक खत्म कर लेंगे या 6 बजे तक खत्म कर लेंगे, वो बात अलग हो जाएगी। बताइए ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऐश्वर्य का वैभव हो जाएगा। अरे सुबह में, अच्छा हम लास्ट में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन कीजिए 50 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग टाइम पे बात करेंगे। ठीक है, टाइम पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहला बताइए, अगला आंसर। पहले क्वेश्चन को कीजिए कि अनूठा किसका पर्यायवाची है? अनूठा किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21 है। कल दोपहर 12 बजे हमारी टाइमिंग है। कल पूरे हिंदी को हम लोग को रिवीजन करा देना है, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, समास, संधि, उसके बाद क्रिया विशेषण, सबका रिवीजन कल करा देंगे हम आपको 5 से 6 घंटे की क्लास में। और हर 1 घंटे पे 5 से 10 मिनट का हमारी विश्राम चलेगी वहाँ पे। बस लाइव ही रहेंगे, डिस्कनेक्ट मतलब ऐसा है क्योंकि इस समय आप पहले से पढ़े हैं, रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा कैसे, जैसे टॉपिक खत्म करेंगे उससे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक खत्म करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। अनूठा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुमारी का। ठीक है, देखो इसमें कुछ होता है क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करता है। अगला है कि चित्रक किसका पर्यायवाची है? देखिए पर्यायवाची शब्द आपको करना होगा उसमें। अब आइए यहाँ विलोम पे आते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन कैंसर बताइए। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? दोपहर 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे से क्लास कंटिन्यू, दोपहर 12 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा और एकदम महामैराथन के नाम से होगी। महामैराथन आपका स्टार्ट होगा कल दोपहर। ठीक है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द बता दीजिए आप लोग। अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का हो जाएगा भाई अनावृष्टि। चलो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अचार का विलोम शब्द क्या होता है? अचार खाते हैं ना, तो अचार का विचार। अच्छा अचार का विचार नहीं हो सकता क्या? आपका ऑप्शन छूट गया इसमें। हाँ, आप लोग पूरा हिंदी को रिवीजन करके आइएगा फटाफट। हम पहले थ्योरी बताएंगे हिंदी के बारे में, जो भी टॉपिक होगा थोड़ा सा हम थ्योरी बताएंगे, फिर उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे 10 करवाएं चाहे 15 करवाएं। आचार का विलोम शब्द विचार नहीं होगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे विचार दिया होता तब क्या होता? कुछ लोग तो लगा ही देते कि सर आचार का विचार होता है, तो आचार का अनाचार होता है, आचार का विचार नहीं होता। क्या होता है? आचार का अनाचार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, करुण का विलोम क्या होता है? करुण का विलोम शब्द क्या होता है भाई बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, कल हिंदी, परसों रीजनिंग, ठीक है, और तरसों फाइनल है, तो फाइनल में सारे सब्जेक्ट को हटा के परसों हम कर लेंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सबको हम कर लेंगे लास्ट डे। करुण का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। करुण, करुण का क्या होगा? निष्ठुर। ऑप्शन डी, निष्ठुर पे जाइए। निष्ठुर क्या हो जाए भाई? करुण मतलब क्या होता है? अच्छा करुण का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है? 26 है, ठीक तो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, गुरु किसका विलोम है? इसके बारे में तो जानते हैं ना, गुरु के बारे में जानते हैं कि नहीं? अच्छा गुरु किसका विलोम शब्द है? लघु का, क्या है, अध्यापक का, छात्र का, निम्न का। अब बताइए, देखो आप लोग एक दूसरे का हेल्प समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग रिप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम लोग को करना है, तो फिर हम ज़्यादा अगर उस पर समय देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अरे गुरु किसका विलोम शब्द होगा? बहुत मार मारेंगे। सब कह रहा है कि सर गुरु का, छात्र का विलोम गुरु होता है। अजीब हाल है, लघु होता है। लघु का अर्थ क्या होता है? गुरु होता है। इसका विलोम उल्टा क्या होता है? लघु का गुरु होता है। अगला कि जंगम का विलोम क्या होता है? चलिए क्वेश्चन है जो आपके लिए मतलब अलग है, आप उसको जानते नहीं है, तो जंगम का विलोम क्या होगा भाई? चलिए जंगम का अस्थावर हो जाएगा। अच्छा मजाक करते रहिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। सृजन, चलिए यह अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताइए। सृजन का विलोम आप बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने भाई। सृजन का क्या हो जाएगा? चलिए सेम ऑप्शन। अरे हो जाता है भाई, ऑप्शन अगर सेम हो गया तो क्या इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? ऐसे मत कीजिए, होता है। चलिए बताइए सृजन का क्या हो जाएगा? सृजन का विलोम क्या होगा बताइए फटाफट। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। 60 लोग लाइव देख रहे हैं और लाइक कितना है? मात्र 24। यह नाइंसाफी है। तो सृजन का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाश। सृजन का क्या हो जाएगा? तो सृजन का हो जाएगा नाश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हितकर का विलोम शब्द क्या होगा। हितकर का विलोम शब्द क्या होगा आप लोग बता दीजिए। अगर अभी भी आप अगर यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है तो फिर बहुत ही गड़बड़िया है आपने, क्योंकि समय कम है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो उसका एक बार रिवीजन कीजिए। आप खुद से तो एक बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ही करा देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर डी, यानी कि अहितकर। हितकर का क्या हो जाएगा? अहितकर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, अधीश में कौन सा उपसर्ग है बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, और बता भी दीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय जानते हैं ना, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। समझे बात को? चलिए, अधीश में कौन सा उपसर्ग है बताइए। देखो, ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको। ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सके। अरे यूं तो जीने के लिए बहुत पल कम है, यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है। अरे जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कि अधीश में कौन सा उपसर्ग है बता दीजिए। अधीश, इसमें उपसर्ग की बात हो रही है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है भाई, तो अधीश में कौन सा होगा? अधीश में हो जाएगा आपका अधि। देखो अधि, अब अगर आपका ऑप्शन इधर से भी अधि रहेगा तो वहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अधि आपका इधर से होता है, आपको मात्रा भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? अधि। अधीश में अधि है उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट, उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग है? उज्जयिनी, ठीक है। उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग है बताइए। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में लगता है। चलिए बताइए, उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग होगा? उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग होगा बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी, उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा, ठीक है। उज्जयिनी में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उज्जयिनी हो जाएगा, उत, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, परिकिरण में कौन सा उपसर्ग है? परी, 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 ठीक है। परिकरण में कौन सा उपसर्ग है? पापा की परी, वो वाला या अलग? चलिए, तो बताइए कि परिकिरण में कौन सा उपसर्ग है। अब भाई हटा दीजिए, परी अलग हो गई और किरण अलग हो गई। परी भी जो है पापा की परी है, और किरण तो नाम ही है, वो भी पापा की ही परी है, दोनों तो पापा की ही परी है। तो परिकिरण में कौन सा उपसर्ग है? तो परी। लेकिन वह परी किधर से होगा? देखते हैं कि कितने लोग जो पापा के परी हैं इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं नहीं। देखो, इसमें मुझे नहीं लगता कि जो पापा के परी हैं वे सही आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सबको पता है कि इसमें परी जो है उपसर्ग है, लेकिन अभी तक सभी के सभी जो पापा के परियां हैं सबका फेल है आंसर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परी सी नहीं है, समझे। परी जो आप लोग लिख रहे हैं ऐसे परी नहीं होगा आपका, परी आपका ये वाला परी होगा। परी किरण में कौन सा उपसर्ग है आपका? आप इधर से जो परी देख रहे हैं वो नहीं होता है आपका, इसमें क्या होता है? परी और किरण, तब जाके क्या होता है? परी किरण। मात्रा आपको ध्यान में देखना है आपका, तो ऑप्शन बी होगा। देखो बात सही है, लेकिन परी ऐसे न लिख के ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कंफ्यूज हो रहा है ना? चलिए, कंफ्यूज होना ही पड़ेगा थोड़ा सा। विषम में कौन सा उपसर्ग है? इसमें नहीं ना कंफ्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन विषम है। चलो अगला क्वेश्चन विषम है। क्या विषम है? विपस है, विपस है, विपस, विपस, ठीक है। चलिए ऑप्शन या क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इसमें वी होगा, ठीक है। क्या है? विपस में कौन सा है? वी हो जाएगा, वी उपसर्ग। चलिए, अब ये तो आप समझ गए। एक और कर लीजिए उपसर्ग को, एक और क्वेश्चन उपसर्ग से लेते हैं। इन वक्त में कौन सा उपसर्ग है भाई? इन वक्त, इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसको भी लगा दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35, और उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बिल्कुल सही करें। इन वक्त में कौन सा है? इन वक्त में कुछ लोग ऑप्शन बी, कुछ लोग ऑप्शन सी, थोड़ा सा चेंजिंग है। इन वन, ठीक है। इन वक्त में क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा आपका उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट, गुजारा में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में लगता है। कोई भी जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। जैसे रा हो गया, आ हो गया, जरा है, आ रहा है, इसमें क्या है? गुजारा। देखो गुजारा, देखो उच्चारण में आ रहा है गुजारा। कौन सा प्रत्यय आ रहा है? आ रहा। कौन सा? आ रहा है कि गुजारा? क्या होगा इसमें? प्रत्यय क्या होगा? ध्यान से देखना है। क्या है? गुजारा। देखो इसमें क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। गुजारा, रा, देखो यहाँ पे गलती कर रहे हो आप। गुजारा, रा लास्ट में क्या? आ, ध्यान दो यहाँ पे उच्चारण में। गुजारा, आ रहा है, आ लास्ट में आ रहा है, ठीक है। गुजारा तो ऐसे लिखते हैं ना, लास्ट में क्या आता है? आ आता है। इसमें उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? आ होगा, ना कि आ रहा होगा, ठीक है। गुजारा, क्या? गुजारा, गुजारा लिखते हैं तो उसके पीछे क्या होता है? आ छुपा होता है।
गुजारा, ऑप्शन बी। ठीक है, जो लोग ऑप्शन बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है। कर्तव्य, आप अपना कर्तव्य समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है बताइए। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है ये आप बता दीजिए। पता नहीं आप लोग को, लाइक तो कर दीजिए। है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तब्य है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 38 है। कठिन परिश्रम करने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है। जो कठिन परिश्रम करता है उस मुहावरे का अर्थ, क्वेश्चन क्या है, कठिन परिश्रम करने वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन अगला है, बताइए इसका। देखो एक एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कमियां भले ही हजार हो तुम में, कमियां भले ही हजार हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर हुनर रखते हो। फिर से लाइन को बोलते हैं कि देखो, कमियां भले ही हजार हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुमसे बेहतर करने का हुनर रखते हैं। ठीक है, सबसे बेहतर करने का हुनर आपके पास है, इस चीज़ को मानिएगा। चलिए मुहावरा है तो आसान क्वेश्चन है, मुहावरा तो आसानी के साथ कर पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि कोहलू का बैल। देखो कठिन परिश्रम करने वाला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कोहल्लू का बैल होता है, कोहलू का बैल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, कोहलू है ना। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान देना यहाँ पे, कोहलू, हमें तो लगा कोहली का बैल कह रहा है, कोहलू का बैल है, क्या है, कोहलू का बैल है। चलिए कोहली का बैल नहीं है, विराट कोहली का। अब छाती पर मूंग डालना, बताइए छाती पर मूंग डालना मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए। छाती पे मूंग डालना, बताइए छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। समीप रह कर दुख देना, परेशान करना, झगड़ा करना या फिर मारना। तो छाती पर मूंग डालना का अर्थ क्या होता है, यानी कि पास में रह के दुख देना। समीप मतलब क्या होता है, नजदीक होता है, पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40, दूध का दूध पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी, देखिए कितना अच्छा कर है कि दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोग भी दूध का दूध कर दीजिए, पानी का पानी कर दीजिए, अलग कर दीजिए, ठीक है ना। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि सही फैसला, सही न्याय। क्या हो जाएगा, सही न्याय होगा। दूध का दूध और पानी का पानी, सही न्याय हो जाएगा। नेक्स्ट 41 को सही वर्तनी निकालना है। शुद्ध कौन सा लिखा हुआ, शुद्ध लिखा हुआ है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, समझिए इसको, समादृत, बताइए क्वेश्चन अगला है आपका 41। इसमें जो सही लिखा है वर्तनी उसको बताइए, इसमें सही कौन सा है। चलिए रीता भारती, रेशमी, प्रिंस कुमार, तनु ठाकुर, रुस्कर आरा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, और नोटिफिकेशन की घंटी पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसका राइट आंसर समादूत हो जाएगा। तो सही वर्तनी वाला जो रूप है इसमें क्या हो जाएगा, समादित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बताइए कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है बताइए। बिछो, बिचीहा, बिछोहा, बिचेहा। देखो ऐसे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको आसान मिलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे आप कर पाओगे, मुझे पता है। बिछोहा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सही कैसे है, विछोहा। छुहारा का भाई है बिछोहा, छुहारवा का भाई है बिछोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बताइए पौराणिक कैसे लिखते हैं। पौराणिक लिखते हैं, पुराणिक लिखते हैं, पुराणिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कैसे लिखते हैं, पौराणिक होता है ना। अब इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बता दीजिए। कल दोपहर 12 बजे आपकी 5 से 6 घंटे की क्लास चलेगी जो स्पेशल हिंदी होगा। हिंदी में सारे सब्जेक्ट को हम लोग कल मेंशन करेंगे, सबका रिवीजन आपको कराएंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। करीब 5 से 6 घंटे तक आपकी क्लासेस चलेगी और इस बीच में हम लोग सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसलिए कल की क्लास आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपने अगर हिंदी पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बीच बीच में ब्रेक देते रहेंगे आधे घंटे 1 घंटे पे। तो आप लोग रहिएगा कल दोपहर 12 बजे। तो सही वर्तनी वाला रूप क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही है, पौराणिक होता है, पुराणिक नहीं होता है, पौराणिक होता है। पुराणिक होता क्या है, पुराणिक होता है। क्या है, निर्वृत्ति। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई, निवृत्ति। देखो कल हम कराएंगे हिंदी का स्पेशल, परसों कराएंगे रीजनिंग का, तरसों कराएंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स का। ठीक है, आप खुश, कल हिंदी, परसों रीजनिंग, तरसों जीके जीएस करंट अफेयर्स मिला के सभी जो बाकी रह जाएंगे रेस्ट। चलिए तो सही वर्तनी वाला रूप निवृत्ति,
इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? तो अगला क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें निविधन का बता दीजिए। लास्ट डे आपका इंग्लिश करा देंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको पैसेज पे ध्यान देना है, देखिए उसमें आप लोग कीजिएगा। चलिए करेंट अफेयर्स हम आपको लास्ट में करवाएंगे ना, लास्ट डे करवा देंगे, फिर रह जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, उस सबको भी तो मेंशन करना है ना। अच्छा जरूरी नहीं है ना, अब देखेंगे एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कल 5-6 घंटे क्लास लेने के बाद फिर से क्लास अगर लेने का मन होगा तो रात में और भी क्लास लगा देंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सही शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्विघ्न। क्या हो जाएगा? निर्विघ्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन को खोजते हैं। अगला कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? अभी हम बता, जब रस पढ़ाए थे तो आपको हम वीर रस के बारे में जरूर, अगर आपको ध्यान है तो आप लोग बता दीजिए, ध्यान नहीं है तो फिर भी कह दीजिए कि सर हमको तो ध्यान नहीं है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप इसको बता दीजिए वीर रस के बारे में। चलिए आइए, इसका स्थायी भाव क्या होता है वीर रस का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि उत्साह हो जाएगा। वीर रस का उत्साह, यानी कि जो वीर है क्या है, हमने बताया था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा रस बताए थे ना कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसमें आपको पता था कि एक वियोग रस होता है, एक क्या होता है? संयोग रस होता है। जहाँ पे नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ पे क्या होता है? संयोग रस होता है। और जहाँ पे दोनों का विच्छेदन होता है यानी कि ब्रेकअप होता है, उसको रस बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसको ब्रेकअप जैसे बोलते हैं ना। अगला, कितने अक्षरों के समूह को कहा जाता है? इस क्वेश्चन को बता दो। अगला कि भात भारती किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भात भारती जो है किसकी रचना है? अभी भी आप लोग से सिकवा शिकायत है, पता नहीं आप लोग को मुझसे सिकवा शिकायत है कि हमें आपसे है। 70 लोग लाइव देख रहे हैं और लाइक कितने हैं? 41, जो कि नाइंसाफी है बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन, भात भारती जो है किसकी रचना है भाई? अभी 2 क्वेश्चन और बाकी रह जाते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। जो कुछ भी आपके सजेशन होंगे उसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। भात भारती के लेखक जो कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कादम्बरी जो है किसकी रचना है? कादम्बरी जो है किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन आपके लिए, कल दोपहर 12 बजे, ठीक है, दोपहर 12 बजे हिंदी को हम लोग एकदम उसकी गर्दा उड़ा देंगे, हिंदी का एकदम फिक्स कर देंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलो तो कल हिंदी स्पेशल, परसों रीजनिंग स्पेशल, तरसों आपका सब कुछ स्पेशल, एकदम कंटिन्यू आप क्लासेस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में विश्राम मिलता रहेगा। तो कादम्बरी के लेखक कौन है भाई? तो वान भट्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसके बाद कोई भी सवाल आपके रह जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, अभी आपके हर कमेंट का रिप्लाई होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि झांसी की रानी की रचनाकार कौन है? आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। फिर इसके बाद हम लोग की मुलाकात होगी रात की क्लासेस 8:30 बजे, कब? 8:30 बजे रात को इसी चैनल पे मिलेंगे। तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वहाँ पे मिलेंगे तो हम लोग 50 नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। वहाँ पे या तो टीचिंग एप्टीट्यूड लगाएंगे, या तो आपका अदर करंट अफेयर्स हो गया, फिर दूसरा जीके जीएस हो गया, कोई नया टॉपिक वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।